नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर 5 दिन 6 रातें लाखों किसान और अपनी हट पर अड़े हुए मुख्यमंत्री, लेकिन आखिरकार किसानों की जीत हुई है और किसानों ने करनाल में अपनी एक एक मांग को मनवा लिया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों, करनाल के अंदर कुछ फैसला लिया गया है। एक और बड़ी अपडेट में बताएंगे आपको, दिल्ली के गाजीपुर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के दौरान बरसात में पूरा का पूरा प्रदर्शन स्थल पानी से भर गया, जिसके बाद टिकैत ने पानी में ही धरना देना शुरू कर दिया। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों मोदी सरकार की संस्थान की तरफ से किए गए सर्वे ने बताया है कि 2019 के अंदर ही 50% से ज्यादा किसान परिवार कर्ज में दबा हुआ है। इसको लेकर दोस्तों क्या कुछ आंकड़े बताते हैं, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे राकेश टिकैत के इलाके से कैसे आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति बनाई गई है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर दोस्तों क्या नरेंद्र मोदी के भतीजे और अमित शाह के बेटे जय शाह गुजरात के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? ये बेहद बड़ा सवाल एक बड़े नेता ने खड़ा किया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे गुजरात में रूपाणी के इस्तीफे के बाद क्या उत्तर प्रदेश के साथ ही होंगे गुजरात के भी चुनाव, इसको लेकर भी जो भी अपडेट है आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ आपको बताएंगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बुलाए गए समारोह में शामिल हुए देश के 2 बड़े ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ी। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे भारत के किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों करनाल के अंदर मनोहर लाल खट्टर सरकार जैसे झुकी है, वैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार को भी झुकना पड़ेगा। तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ेगा। अगर आप भी इन उम्मीदों पर डटे हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि किसानों का धरना खत्म हो गया। लाठीचार्ज मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों हरियाणा सरकार ने पिछले 28 अगस्त को करनाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठीचार्ज के मामले को लेकर शनिवार को समझौता कर लिया है। इसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि करनाल के जो जिला मुख्यालय के बाहर धरना चल रहा है उसको समाप्त किया जाएगा। इसी के साथ में आयुष सिन्हा जो एसडीएम था, जिसने मौके पर सिर फाड़ने की बात कही थी, उसको जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा जाएगा। इसी के साथ में आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा। और इसी के साथ में दोस्तों 2 सदस्यों को नौकरी दी जाएगी जिनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद किसान करनाल में चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त करके अपने अपने पुराने स्थान पर आ गए हैं। सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों ने पूरा कंसंट्रेशन करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे एक और बड़ी अपडेट में, जहाँ पर दोस्तों राकेश टिकैत जिस बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, वहाँ पर इतनी बारिश हुई कि पूरा का पूरा पानी जमा हो गया। और ऐसे में योगी सरकार के इलाके में ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि इस तरह से पानी जमने के बाद राकेश टिकैत पहुंचे और उन्होंने पानी में बैठकर ही धरना दिया। और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में साझा भी किया जा रहा है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि जल समाधि से केंद्र सरकार को साफ संदेश देते हैं कि किसान गर्मी सर्दी तेज बारिश में भी परेशान नहीं होने वाला। टिकैत ने यह भी कहा कि देश का किसान तो हर मौसम में रहने का आदी है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या फिर तेज बरसात हो, किसान को किसी मौसम से डर नहीं लगता। राकेश टिकैत ने इस दौरान हर हर महादेव के भी नारे लगाए। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश के किसानों के साथ क्या हालत हुई है, इसको लेकर एक आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, जो केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, उसने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि अकेले 2019 में ही 50% से अधिक कृषक परिवार कर्ज में थे और उन पर प्रति परिवार औसतन 74,121 रूपए का कर्ज था। सर्वे में कहा गया कि कुल बकाया कर्ज में 69% बैंक से लिया गया है, सहकारी समितियों से लिया गया लोन और गैर संस्थागत स्रोतों से लिया गया लोन भी 20% से ऊपर है। कुल मिलाकर दोस्तों किसानों की दयनीय हालत को लेकर और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया गया कि किस तरह से देश का लगभग हर दूसरा किसान बड़े कर्ज में दबा हुआ है और बाकी किसानों की भी हालत केवल जीवन चलाने योग्य ही है। इस तरह से मोदी सरकार के अपने आंकड़े किसानों को लेकर इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं, जिस पर कम से कम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए। इसी के साथ में आपको बता दें कि करनाल में खत्म हुए किसानों के आंदोलन पर राकेश टिकैत बोले, कहा हरियाणा के फैसले से संतुष्ट हैं। आंदोलन का मुख अब हमने दिल्ली की तरफ कर दिया है और दिल्ली में चलाते रहेंगे आंदोलन। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर विजय रूपाणी के इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी के नेता का तंज, कहा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह बनेगा क्या? भाजपा शासित प्रदेशों में कुछ वक्त से लगातार मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री कर्नाटक और अब एक मुख्यमंत्री गुजरात में बदला जा रहा है। खबर आ रही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये परंपरा है कि कार्यकर्ता जो जिम्मेदारी मिलती है उसका साथ निभाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत की है। वहीं पर आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर सवाल ये खड़ा होता है कि अगला मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। इसी के साथ में दोस्तों इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास वीवी की तरफ से बयान देते हुए कहा गया
गया और चुटकी ली गई है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद को लेकर बयान देते हुए कहा कि बहुत दिनों से विधायक खरीद कर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाने की खुन्नस मोदी शाह बीजेपी शासित राज्यों में अपने ही मुख्यमंत्री को बदलकर निकाल रही है। इसी कड़ी में गुजरात के सीएम भी नप गए हैं। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री जैसा होगा का ये सवाल पूछा गया है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में अपने आप में ये बड़ा उलटफेर है। देखते हैं अगला मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बीच आपको बताते चले कि एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर राकेश टिकैत के गृह क्षेत्र मुजफ्फरनगर से ये बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में हिंद मजदूर किसान समिति और गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने आगामी 26 सितंबर को जिले के GIC ग्राउंड में महापंचायत करने का ऐलान किया है। आपको बताते चले कि समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सिंह और गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने शनिवार को आदर्श कॉलोनी में बैठक के दौरान महापंचायत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से GIC मैदान पर हुई किसान मोर्चा के महापंचायत में किसानों के मुद्दे और समस्या को नहीं उठाया गया, इसलिए 26 सितंबर को महापंचायत में किसानों के गन्ना मूल्य, गन्ना भुगतान, बढ़े हुए बिजली के दाम समेत अन्य मुद्दों को उठाया जाएगा। देखते हैं कि ये कैसी महापंचायत होती है, क्या इसमें कोई राजनीतिक एंगल है? क्योंकि सवाल इसलिए खड़ा होता है कि इससे पहले जब बीजेपी के नेता का सिसौली में विरोध हुआ था, उसके बाद से इन्होंने बयान देते हुए नरेश टिकैत को लेकर ही कई सारी बातें बोल दी थी और किसान आंदोलन पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो महापंचायत की गई थी उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि उत्तर प्रदेश के सारे मुद्दे उठाए गए, यहाँ तक कि बिजली से लेकर गन्ने के मूल्यों को लेकर भी किसानों ने अपनी आवाजों को उठाया। इसके बावजूद इस तरह से एक और महापंचायत करने के ऐलान पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आपको बताते चले कि इससे पहले भी किसानों की इस बड़ी लड़ाई को खाप के बीच की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर से क्या इसी तरह की कोशिश की जा रही है? कई सारे सवाल है जिसका जवाब कुछ ही दिनों में सामने आएगा। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक समारोह बुलाया गया था, जिस समारोह में ओलंपिक पदक जीत कर आए खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान राकेश टिकैत के साथ ओलंपिक में मेडल जीतने वाले कई सारे खिलाड़ी मौजूद रहे। दरअसल दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर राजीव निगम की तरफ से तंज कसा गया है। आपको बता दें कि किसानों के साथ पदक विजेता राजीव दहिया और बजरंग पूनिया बैठे हुए नजर आए और इस पर राजीव निगम की तरफ से तंज कसते हुए कहा गया कि इन दोनों का नंबर तो मोदी जी के पास है, अब तो मोदी जी उनसे स्पीकर फोन पर बात करके मीडिया को दिखा सकते हैं। और एक और अपडेट की माने तो विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री ने लगाया मोदी सरकार पर गंभीर आरोप, कहा अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है लेकिन झूठे आंकड़े दिखाती है मोदी सरकार। आपको बता दें कि हम नहीं कह रहे बल्कि मोदी सरकार के शासनकाल में देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, बंद होती कंपनियां सरकार के दावे की पोल खोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को $5000 इकोनॉमी बनाने की बात कही गई थी, जो दावे पूरी तरह से फेल हो गए हैं। जो भारत की अर्थव्यवस्था पहले 4थे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, अब वह फिसल कर 5वें स्थान पर आ गई है। इसी बीच देश के मशहूर अर्थशास्त्री कौशिक बसु की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े को छुपाया जा रहा है। विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने कहा कि देश के महान सांख्यिकीविद PS महालनोबिस की तरफ से जो आंकड़े जमा करने और उनका विश्लेषण करने में बड़ा योगदान दिया है, यानी जो सेकंड 5 ईयर प्लान भारत के अंदर लेकर आए थे, उनकी चर्चा करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि लेकिन आज के वक्त में सब कुछ इसके विपरीत हो रहा है। आज सरकार द्वारा आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह से आंकड़ों को छुपाया जाएगा तो अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के तरीकों को कैसे प्रभावी रूप से अमल में लाया जा सकता है। दरअसल अर्थव्यवस्था की जानकारी में महारत हासिल करने वाले अर्थशास्त्री कौशिक बसु की तरफ से एक सेमिनार को संबोधित करते हुए जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि जब मैं 2012 से 2016 तक विश्व बैंक में था तो मुझे भारत से मिलने वाले आंकड़े को देखकर गर्व महसूस होता था। हालांकि बहुत बार आंकड़े अच्छे नहीं होते थे, लेकिन उस वक्त ट्रांसपेरेंसी होती थी, पारदर्शिता होती थी आंकड़े जुटाने में, देश की अर्थव्यवस्था सही से कैलकुलेट करने में। और आज हम इस मामले में रास्ता भटक गए हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए आंकड़ों में पारदर्शिता होनी जरूरी है। यानी अगर सही से देश की अर्थव्यवस्था को कैलकुलेट किया जाएगा, गिनती की जाएगी, तो देश की GDP अभी और ज्यादा बुरी हालत में दिखाई देगी। उन्होंने खुले तौर पर ये बातें कही है। कुल मिलाकर दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि देश के विकास को झूठे आंकड़ों से दिखाकर मीडिया में प्रोपोगेंडा चलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर असली में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो सबसे पहले उन आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा जहां पर भारत की कमजोरी है और उन आंकड़ों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार केवल आंकड़ों के मैनिपुलेशन में लगी हुई है, उसको तोड़ मोड़ करने में लगी हुई है। साथ ही साथ शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा 2 साल में किसानों पर 17 हमले हुए हैं, इसमें सरकार की मिली भगत है। हरियाणा के करनाल में किसानों और सरकारों के बीच में चल रहे गतिरोध के खत्म होने के बाद जब उनसे टिप्पणी ली गई तो उन्होंने बयान देते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन 2 साल से चल रहा है। इन 2 सालों में लगभग 17 बार किसानों पर हमला हुआ है। हरियाणा पुलिस हो या फिर पॉलिटिकल गुंडे हो, DM ने तो किसानों
का सर फोड़ने का ऑर्डर दे दिया था। डीएम को यह ऑर्डर खट्टर की तरफ से दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल नहीं है। हमने किसानों की महापंचायत देखी है, लाखों किसान आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मुझे ये लगता है कि मोदी सरकार को अब रास्ता निकालना चाहिए और निकालना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों यूपी चुनाव में हिंदुत्व के नारे के साथ शिवसेना भी चुनावी मैदान में आने वाली है। बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाएगी। आपको बताते चले कि एक और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं और दूसरी ओर शिवसेना की तरफ से भी अब बीजेपी को चुनौती देने के लिए मैदान में आया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। शिवसेना की प्रांतीय कार्यकारिणी ने फैसला लिया है। बैठक में शिवसेना के नेता का आरोप है कि बीजेपी सरकार के शासन में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है और कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। शिवसेना के प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह ने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था की हालत भी पूरी तरह से खराब है। लेकिन इसी के साथ ही शिवसेना हिंदुत्व के मामले पर चुनाव लड़ेगी और एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला से हाल फिलहाल के अंदर मुलाकात की थी और ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से उनको रैली में आने का आमंत्रण दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर आयोजित हो रही इस रैली में देश में तीसरा मोर्चा बनाने का गठन का ऐलान किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार को भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन शायद अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी नीतीश कुमार बीजेपी से बगावत करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने अगस्त में ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन रैली में नहीं आएंगे। वहीं एक और अपडेट की माने तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल दोस्तों धारियावाद में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी उठापटक शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता और प्रतापगढ़ नगर परिषद की सभापति राम कन्या गुर्जर समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। कांग्रेस पार्टी की इस कवायद से बीजेपी को तगड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सभापति और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। प्रतापगढ़ नगर परिषद सभापति के अलावा बीजेपी के पार्षद पूजा गुर्जर और पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर ने भी समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी से सदस्यता हासिल कर ली है। जिला परिषद और पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव की तैयारियों में कमर कस ली है। दोनों ही दल इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इससे पहले उपचुनाव में बढ़त कांग्रेस पार्टी को मिली थी, अब बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। एक और अपडेट की माने तो किसान संगठन के फैसले के बाद अकाली दल ने अपनी अहम बैठक बुलाई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों, नेताओं से बातचीत की जा रही है और किस तरह से किसान नेताओं से आगे बातचीत करनी है या फिर अपने राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक लगाना है, ये सभी बातों पर चर्चा की गई है। आपको बताते चले कि 32 किसान संगठन की तरफ से पंजाब के अंदर सभी विपक्षी दलों को बुलाया गया था। सभी एकजुट हुए थे और सभी ने फैसला लिया था कि जब तक किसानों का आंदोलन चल रहा है और जब तक चुनाव की घोषणा नहीं की गई तब तक किसी राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। जिसके बाद अब इन राजनीतिक पार्टियों को फैसला लेना है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किए गए आह्वान का समर्थन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसीलिए सुखबीर सिंह बादल की तरफ से पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। वहीं पर एक और अपडेट है, जहां पर रायबरेली के अंदर सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगाएगी समाजवादी पार्टी। 20 सितंबर को होगा अनावरण। समाजवादी पार्टी रायबरेली के ऊंचाहार में सपा की पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्तियां लगाने जा रही है। इसका अनावरण 20 सितंबर को होगा, जहां पर सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप और समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर मनोज पांडे भी शामिल होंगे। एक और अपडेट की माने तो कर्नाटका के अंदर बीजेपी सरकार ने प्राचीन हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया। नितिन राउत बोले, कहा अब भाजपाई कहाँ है, विरोध नहीं करेंगे क्या। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर खास तौर पर मंदिर को न खोले जाने पर बीजेपी और बीजेपी के जितने समर्थक हैं आए दिन छाती पीटते हुए आंदोलन कर रहे थे। राज्य में सत्तारूढ़ ठाकरे सरकार पर आरोप लगाया जा रहा था कि वे जानबूझकर धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आंदोलन की बातें कर रहे थे, अनशन की बातें कर रहे थे। लेकिन अब जो ये बड़ी अपडेट आई है वो कर्नाटका से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। कर्नाटका की भाजपा सरकार ने अनुमति दी है कि एक प्राचीन मंदिर को गिरा दिया जाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर को ढहा दिया गया है। बीजेपी शासित राज्य में मंदिर को तोड़े जाने की खबर किसी न्यूज चैनल ने दूर दूर तक नहीं दिखाया, न ही किसी हिंदुत्ववादी संगठन का खून खोला है और न ही कोई विरोध करने आया है। यानी आप समझ सकते हैं कि दोहरे मापदंड इनकी सबसे पहली स्थिति है। अब हो सकता है कि अन्ना हजारे आए और मंदिर टूटने के इस विरोध पर आंदोलन करे, और उनको करना भी चाहिए क्योंकि मंदिर खुलवाने की बातें वो कर रहे थे, आमरण अनशन की बातें कर रहे थे। हो सकता है उनको भी बुरा लगा होगा इस तरह से प्राचीन मंदिर के तोड़े जाने पर। देखते हैं कि क्या अन्ना हजारे अनशन करते हैं या नहीं करते, क्योंकि महाराष्ट्र से कर्नाटका की दूरी ज्यादा नहीं है। दिल्ली आने में बहुत टाइम लगता है, शायद इसीलिए दिल्ली में किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए नहीं आ रहे हो सकता है कर्नाटका चले जाएं। एक और अपडेट की माने तो मायावती के टिकट नहीं दिए जाने के ऐलान के बाद मुख्तार अंसारी ने किया पलटवार। मुख्तार अंसारी
ने पहला ट्वीट किया कि जनता ने कुल 5 बार विधायक बनाया है, 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आने पर भी विधायक चुना गया हूँ। जेल में रहकर भी भारी मतों से विजय बनाया है। हमारी ताकत हमारी सियासी पार्टी नहीं, हमारी जनता है जो हमारे साथ में है और आगे भी हमारे साथ में रहेगी। एक और अपडेट की माने तो असदुद्दीन ओवैसी और कार्यकर्ताओं के आयोजन के खिलाफ बाराबंकी में एक और मामला दर्ज हुआ है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। ओवैसी और उनके कार्यकर्ताओं पर आयोजन के खिलाफ कोविड-19 के दिशा निर्देश का उल्लंघन का मामला दर्ज कराने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ओवैसी पर बहुत सारे मामले जरूर दर्ज किए जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। शायद यहाँ कार्रवाई हो जाए तो मान जाए कि बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं है। और एक और अपडेट की माने तो CPM के नेता की हत्या के प्रयास के मामले को लेकर जनता दल यूनाइटेड का पूर्व विधायक दोषी करार 13 सितंबर को सजा का ऐलान कर दिया गया है। समस्तीपुर में यह घटना उस समय हुई थी जब CPM के नेता ललन सिंह 4 जून 2021 को एक शादी समारोह से लौट रहे थे। बाइक पर सवार राम बालक सिंह और उनके भाई विभूतिपुर के पास उन्हें रोका और उन पर गोलियां चलाई। इसमें ललन सिंह के हाथ में चोट आई लेकिन उनकी जान बच गई और इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। देखते हैं JDU के नेता माफी मांगते हैं और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। एक और अपडेट की माने तो रूपाणी के इस्तीफे के बाद TMC के सांसद ने मोदी शाह की जोड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री म्यूजिकल चेयर्स खेलने के लिए है, जब चाहे बदल दे, जब चाहे नया नियुक्त कर दे। यानी संवैधानिक पद की कोई गरिमा नहीं है, जब चाहे अपने मूड के हिसाब से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री हटाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी पार्टी का ये पद है मुख्यमंत्री का, जब चाहे हटा दे, जब चाहे दूसरे को नियुक्त कर दे। वहीं पर दोस्तों तालिबान के प्रधानमंत्री और 2 उप प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री का नाम के साथ यूनाइटेड नेशन की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसी के साथ में 1947 से चला आ रहा किस्सा खत्म होगा, छूट जाएगी राजनीतिक दलों की पुरानी आदत। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को अगले चुनाव के लिए प्रचार तब से करने के लिए कहा गया है जब इसका औपचारिक ऐलान किया जाए। और ऐसे में दोस्तों जिन राजनीतिक पार्टी को चुनाव के दौर में किसान याद आते हैं उनके लिए तो इस बार बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि उनके जुमले और जितने भी तथाकथित वादे हैं उन सभी की पोल इस बार विधानसभा चुनाव में खुलने जा रही है, क्योंकि खुद किसान मोर्चा में शामिल हुए हैं। एक और अपडेट की माने तो पानी पानी हुई दिल्ली, लबालब सड़कों पर राफ्टिंग करते हुए बीजेपी के नेता दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली तजिंदर सिंह बग्गा की तरफ से राफ्टिंग करने का एक मैसेज देते हुए कहा गया कि पहले हरिद्वार और देहरादून जाने की सोच रहा था लेकिन अब दिल्ली में ही राफ्टिंग करने को मिल गया है। अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल दोस्तों इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि दिल्ली में पूरा पानी भर गया है और ये केवल दिल्ली का ये हाल नहीं है बल्कि उसके आसपास के इलाके यानी बीजेपी के शासित हरियाणा के गुरुग्राम का भी यही हाल है। और ऐसे में बीजेपी नेताओं को मनोहर लाल खट्टर को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने भी राफ्टिंग का एक स्पॉट बना दिया है जहां पर नाव चलाई जा सकती है। और एक और अपडेट की माने तो कार्यकाल पूरा होने से पहले बीजेपी ने 1 साल के अंदर 3 राज्यों में बदले हैं मुख्यमंत्री। कर्नाटका उत्तराखंड के बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री बदलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि गुजरात के चुनाव भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के साथ कराए जा सके। इसी के लिए शायद हो सकता है मोदी सरकार तैयारी कर रही है। हालांकि ये सारे दावे हैं, स्पेकुलेशन है, हालांकि सच क्या है वो तो जल्द ही सामने आएगा। वहीं पर आपको बताते चले कि मंदिर तोड़ने का मामला केवल एक कर्नाटका से नहीं आया बल्कि एक और मामला सूरत, गुजरात से सामने आया जहां पर मंदिर के पुजारी फूट फूट कर रोते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके आंसुओं पर ध्यान दिए बिना कार्रवाई करते हुए मंदिर को तोड़ दिया गया। और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी काफी ज्यादा साझी की जा रही है जिस तरह से रोते दिखाई दे रहे हैं। मंदिर टूटने पर रोते बिलखते पुजारी का वीडियो शेयर कर समाजवादी पार्टी के नेता बोले, कहा किसी अन्य राज्य में ऐसा होता तो बीजेपी के नेता अभी तक सांप्रदायिक रंग दे दिए होते। यानी झारखंड के अंदर एक अलग से रूम नमाज अदा करने के लिए दी गई थी, वो भी टेम्परेरी। तो बीजेपी के नेताओं ने पूरी तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की और यहाँ तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तुष्टिकरण करने का आरोप लगा दिया। वहीं पर आपको बताते चले कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि अब गुजरात में इस तरह से मंदिर तोड़े गए हैं। कर्नाटका की खबर हमने आपको बताई दी, तो इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। एक और अपडेट की माने तो जुबान पर कर लो कंट्रोल, दिग्विजय सिंह को बीजेपी की नेता उमा भारती की सलाह, कहा मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी के जैसे नेताओं ने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वहीं पर मायावती को बर्थडे इस बार विश नहीं करेंगे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। इससे पहले उन्होंने कई बार मायावती को जन्मदिन की मुबारकबाद दी थी। और एक और जानकारी है जिसमें दोस्तों योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में ट्विटर संग्राम पर चिराग पासवान की एंट्री हो गई है। एलजेपी के नेता ने सपा के अध्यक्ष का समर्थन किया है। वहीं पर आपको बताते चले कि सपा का हर बूथ पर यूथ का ऐलान चलेगा, जन मन विजय अभियान। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। इसी के साथ में बीजेपी ने तय किया है 10 महीने पहले चुनाव कराने की तैयारी। निकाय चुनाव में जीत और आम आदमी पार्टी की बढ़ती पैठ इसकी वजह है। गुजरात को लेकर ये भी एक असेसमेंट है। इसी के साथ में राजभर ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान देते हुए
कहा कि योगी को वहां पहुंचा देंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और एक और जानकारी की माने तो सपा को झटका देते हुए साइकिल छोड़ रितु सिंह अब समाजवादी पार्टी से अलग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान भाजपा समर्थकों ने उनके साथ बदसलूकी की थी। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए बुरी खबर है, जहां पर बसगवा ब्रांड में ब्लॉक के प्रमुख के नामांकन के दौरान बदसलूकी का शिकार हुई सपा की नेत्री रितु सिंह ने शनिवार को लखनऊ में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने ये जानकारी दी है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।